आप लोग तो आज फिर एक नए सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो पहले एक रिवीजन मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि जब भी आप नई चीज़ पढ़ें तो पुरानी चीज़ों का आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहला कि इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, और इसमें हमने ये बोला कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया इसकी स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है जो कि लोग एग्री होते हैं यूज करने के लिए फॉर कंपैरिजन। उसके बाद हमने आपको बताया कि मेजरेंड क्या है। मेजरेंड इज अ क्वांटिटी विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड, मतलब मेजरेंड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। जैसे टैकोमीटर से हम क्या मेजर करने जा रहे होंगे, स्पीड। तो यहां पे स्पीड क्या था, मेजरेंड था। स्टील रूलर स्केल था, उसे क्या मेजर कर रहे थे, लेंथ। तो यहां पर लेंथ जो है वो मेजरेंड कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा। कोई भी डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, मेजरेंड को मेजर करने के लिए, तो इसको हम मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फिर हमने बताया इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किसी भी इंटेंसिटी, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल या मेजर करने के लिए करते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम भी आप देखते हो, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी भी मटेरियल के, किसी भी इंटेंसिटी के प्रॉपर्टीज को कंट्रोल या मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यही चीजें की जाती हैं। पहला, आपको कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे कंपैरिजन करके आप किसी भी मटेरियल की या किसी भी इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी को मेजर या कंट्रोल करते हैं। इस सब्जेक्ट को इसीलिए मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोला गया। फिर बेटा उसके बाद हमने आपको डिस्कस किया कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने आपको बताया कि यार किसी शॉप पे आपको जाना है और आपको सेब खरीदने हैं, तो आप ये बोलोगे कि मुझे 10 किलो सेब दे दो, 1 किलो सेब दे दो, 2 सेब दे दो। इसका मतलब जब तक आप उसकी एग्जैक्ट एंटिटी नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएंगे, तब तक आप मेजरमेंट, जब तक आप मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक आप खरीद नहीं सकते हैं। तो कोई भी चीज आपको करनी है उसके लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। हमने बोला कि अर्थ से मून का डिस्टेंस आपको बताना है, तो यार जब तक आपको डिस्टेंस, किलोमीटर, मीटर, ये सब की नॉलेज नहीं होगी, देन वहां पर, या लाइट ईयर की नॉलेज नहीं होगी, देन वहां पर आप नहीं बता सकते हो। इसके लिए क्या जरूरी है, मेजरमेंट। तो हमने बताया कि किसी भी क्वांटिटी को एग्जैक्ट अगर मेजर करना है तो उसके लिए मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? ताकि हम किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकें। मतलब कोई भी सिस्टम है, अगर आप उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो नीड ऑफ मेजरमेंट भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बताया था बेटा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने की क्या क्या विधियां हैं। तो मेजरमेंट करने की विधियों में हमने आपको बताया था कि ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया कि डायरेक्ट मेजरमेंट हो सकता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो सकता है। मतलब अगर हमने क्या किया कि कोई लाइन की लेंथ मेजर करनी है तो डायरेक्टली एक रूलर स्केल लिया और हमने लाइन की लेंथ को मेजर कर लिया, तो ये एग्जांपल क्या है आपका, डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब स्टैंडर्ड से आपने डायरेक्टली क्या किया, अननोन का कंपैरिजन कर लिया, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेजरमेंट प्रोसेस। उसके साथ साथ इनडायरेक्ट मेजरमेंट का बात कर रहे हैं अगर, तो यहां पे हम डायरेक्टली कोई मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम सबसे पहले इसका कन्वर्जन करते हैं एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में विद द मींस ऑफ ट्रांसड्यूसर। मतलब कोई भी मेजरेंट है, ट्रांसड्यूसर की मदद से हम उसको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, देन उसका प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद एंड डिवाइसेस की मदद से हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं रिजल्ट को। तो यहां पर ये जो मेथड कहलाएगा वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड कहलाता है बेटा। जैसे टैकोमीटर, आपको स्पीड मेजर करनी है तो आप मोटर की शाफ्ट टैकोमीटर लगाते हो, वो स्पीड को कन्वर्ट करता है एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, देन प्रोसेस करने के बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मदद से वो आपको डिस्प्ले कर देता है इंफॉर्मेशन कि कितना उसका स्पीड है, कितने आरपीएम का है। तो ये जो मेथड था वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एक एग्जांपल था। डायरेक्ट मेजरमेंट हम बेसिकली हर जगह पे नहीं कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण, मतलब ह्यूमन फैक्टर के कारण हमेशा यहां पे एरर रहेगा। दैट मींस ये मेथड हमेशा लेस एक्यूरेट होंगे और उसके साथ साथ इनकी सेंसिटिविटी भी
कम होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए हम जितने भी मेजरमेंट करेंगे, आगे हम जो भी मेजरमेंट पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हमारे कौन से मेजरमेंट होंगे बेटा? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। चाहे आप वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापिए, ओम मीटर से करंट नापिए, वॉट मीटर से पावर नापिए, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप कुछ कर रहे हैं, देन वो सारा का सारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट के तहत ही करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट, उसके बाद हमने आपको डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। कोई एक जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम है तो उसका क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है? सर, अलग अलग तरह के आपको प्रेशर नापना हो सकता है, टेम्परेचर नापना हो सकता है, या आप टेम्परेचर के साथ साथ फ्लो मेजर कर रहे होंगे, डिस्चार्ज मेजर कर रहे होंगे। देन यहां पर कहने का मतलब केवल इतना ही कि आप मेजरमेंट कुछ भी करो, लेकिन उसके लिए कुछ जनरलाइज्ड स्टेप्स हैं, कुछ जनरलाइज्ड एलिमेंट्स हैं जो आपको यूज करने ही करने होंगे बेटा। कौन कौन से वो जनरलाइज्ड एलिमेंट हैं? तो हमने बताया था एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कि सबसे पहले मेजरेंट का फर्स्ट कांटेक्ट कहां से होगा? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से हम उसका फर्स्ट कांटेक्ट करते हैं। यहां पर वो क्या करेगा? उसको सेंस करेगा, उसकी कंडीशंस को डिटेक्ट करेगा। देन उसके बाद हम प्राइमरी कन्वर्जन एलिमेंट पे जाते हैं। डेटा कन्वर्जन एलिमेंट क्या करेगा? हमेशा उसको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगर है तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करेगा। यहां पर ट्रांसड्यूसर स्टेज होता है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, मतलब एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये बोला कि डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट है, मतलब अगर आपका आउटपुट जो है वो स्मॉल है या वोल्टेज कम है, देन उसको हम एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो वोल्टेज एम्पलीफायर यूज कर लेंगे। अगर सपोज हमारा आउटपुट जो है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको लार्ज डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ भी आप देख सकते हैं मैकेनिकल लिंकेज वगैरह यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट होता है, जिसकी मदद से हम डेटा को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। एंड फाइनली डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट, और फिर हम डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं या डिस्प्ले कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीडी, विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, विद द हेल्प ऑफ अदर डिस्प्ले यूनिट और डिवाइसेस। तो ये एक बेटा जनरलाइज मेजरमेंट है जो कि आप हर जगह पे इस्तेमाल करोगे। यहां पर अगर हमने देखा कि ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स थे, केवल अगर एलसीडी डिस्प्ले वगैरह या डिस्प्ले यूनिट को हटा दिया जाए, बिकॉज आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये चीज अगर हम देखें तो ये एक जनरलाइज मेजरमेंट का फॉर्म था। तो यही सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की, और कल की क्लास में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने पढ़ी भी थी। इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल तो नहीं था यार, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम आते हैं एक दूसरा चैप्टर। जैसा कि हमने सिलेबस में बताया था कि 1 बाय 1 इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। लगभग 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, और इस चैप्टर का नाम है एरर एनालिसिस, जहां पर हम एरर की एनालिसिस करेंगे। अब बात आती है यार कि एरर एनालिसिस तो टर्म जो है देखने में एक थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है यार ना, कि एरर मतलब हमें क्या करना है? हमें दूसरों की कमियों को बताना है, हमें इंस्ट्रूमेंट की कमियों को बताना है। तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा बेटा, इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। जैसे कि किसी आदमी की अगर कमियां बतानी है तो हम उसको देख के उसकी कमियां बता सकते हैं, डायरेक्टली उसकी अच्छाइयां भी बता सकते हैं उसके साथ रह के। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट की अगर एक्यूरेसी आपको बतानी है तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट का एरर कितना है। और जब भी इंस्ट्रूमेंट में आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेते हो, तभी आप बता पाते हो कि इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है या कितना एक्यूरेट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एरर एनालिसिस में हम एरर की एनालिसिस करते हैं, बट ये नेगेटिव टर्म में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव टर्म में लेना है कि हम यहां पर इंस्ट्रूमेंट की कमियां बता रहे हैं। तो कहते हैं ना यार कि कभी भी आप देखो, कभी भी आप फेल हो जाओ, तो फेल हो जाने के बाद बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई। लेकिन फेल होना नॉर्मल है यार, क्योंकि फेल होने से आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन उसके पहले आपको सोचना होगा कि क्या वो कारण रहे, क्या वो कमियां रही, क्या वो एरर रहे जिसके कारण मैं फेल हो गया। तो आपको कोई भी असफलता लगती है बेटा कभी भी, और हर आदमी को आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे असफलता लगती है हाथ में। तो किसी भी स्टेज पे आपको असफलता लग रही है तो आपको ये देखना है, आपको ये सोचना है, विचार करना है कि ऐसी क्या कमियां थी, ऐसे क्या एरर थे। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट में मेजर कर रहे हो, वैसे आप अपनी लाइफ में भी अपने एरर को मेजर करो, क्योंकि ये नेगेटिव भले आपको टर्म लग रहा है, बट इसका इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण हम असफल हुए, वो आपको देखना होगा। इसीलिए कहा गया है ना, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी बेटा हमेशा एफर्ट कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए, और जो भी असफलताएं आपके हाथ लग रही हैं, आप उन असफलताओं के क्या कारण थे, उनकी क्या कमियां थी, उससे कुछ सीखिए, उनको रेक्टिफाई कीजिए, इंप्रूव कीजिए और फिर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते जाइए। तो चलिए अपना समय न गवाते हुए हम आते हैं, सबसे पहला यहां पे टॉपिक ये है बेटा कि हम एरर को कैलकुलेट क्यों करते हैं। यहां पर आज का टारगेट पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं आज के टारगेट में। आज के टारगेट में मैं देखूंगा स्टैटिक एरर के बारे में कि स्टैटिक एरर क्या है, स्टैटिक करेक्शन क्या है, रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हम मेजरिंग डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनके क्या क्या अभिलक्षण होने चाहिए, उनकी क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी में इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डिजायरेबल हो सकती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अनडिजायरेबल हो सकती हैं। मतलब एक वांछनीय है और दूसरा अवांछनीय है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम चाहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए यार, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि यार नहीं ये इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहा है, एरर को ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्यूरेसी को घटा रहा है। तो हम वहां पर देखेंगे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी, और देन उसके बाद डिस्कस करेंगे गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में। तो एक्यूरेसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेसी को ही लिया जाता है, क्योंकि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें बेटा तो जरूरी क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर है? तो आज का ये हमारा टारगेट है और इसी टारगेट पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहला यहां पे टॉपिक फर्स्ट कि हम एरर कैलकुलेट क्यों करते हैं, व्हाई डू वी कैलकुलेट एरर। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको एरर कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया ना कि आप किसी एग्जाम्स को देने जा रहे हो, आपका कोई गोल है, आपका कोई विजन है कि नहीं यार मुझे ये एसएससी जेई एग्जाम्स को क्रैक करना है, यूपीपीसीएल क्रैक करना है, या अदर जेई एग्जाम्स या ए एग्जाम्स हमें क्रैक करने हैं। तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करते हो, लेकिन उस एफर्ट के दौरान जब भी रिजल्ट आपका आता है तो हमें यह पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है इसका मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जब भी एग्जाम में आप देखते हैं तो एक कट ऑफ निकलती है, और कट ऑफ निकलने के बाद आपका मेरिट डिसाइड होता है, तो एक फाइनल कट ऑफ निकलती है। पता चला 100 मार्क्स का पेपर था और फाइनल कट ऑफ जो है वो 85 तक गई। दैट मीन्स जो 85 है वो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है। और आप क्या कर रहे हो, आप अगर देखा जाए तो आपका जो मार्क्स था वो 83 था। दैट मीन्स आपकी जो मेजर्ड वैल्यू थी, आपका जो मेजर्ड परफॉर्मेंस था वो कितना था, 83 तक था। इसका मतलब ये 2 नंबर का एरर आया, ये 2 नंबर का डिफरेंस आया आपके कट ऑफ और आपके परफॉर्मेंस के बीच में, और इन्हीं 2 नंबर्स के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट मीन्स आपके पढ़ाई में एरर इंट्रोड्यूस हो गया, आपने कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कमियां छोड़ी होंगी, कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जिसके कारण बाकी लोगों की तुलना में आपके मार्क्स कम आए। तो यहां पे आप क्या करोगे कि ये 2 नंबर का गैप किस कारण आया, ऐसा क्या उन्होंने एक्स्ट्रा किया जिसके कारण हम नहीं कर रहे हैं। वो हम लोगों से ज्यादा एक्यूरेट थे, उनकी एक्यूरेसी हम लोगों से क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन हमारा सिलेक्शन न होने का रीजन केवल इतना था कि हमारी एक्यूरेसी उनसे ज्यादा नहीं थी, हमारे पास सिस्टम में एरर था। तो हमें क्या करना होगा, अपने इन्हीं कमियों को, इसी एरर को पहचानना होगा, और फिर ऐसे ऐसे मेथड्स सोचने होंगे जिनसे हम एरर को कंपनसेट कर सकें। मतलब हमें खुद का कैलिब्रेशन करना होगा, हमें खुद की मार्किंग करनी होगी कि हाँ यार हमें इतना 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना ही पढ़ना है, या हमें टाइम अगर नहीं देना है तो हमें जब भी टाइम मिले यार 8 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम जब भी मिलेगा हम अपनी पढ़ाई करेंगे और हम अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी स्पीड को भी बढ़ाएंगे और अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएंगे। तो उसी तरह से बेटा यहां पर मेरा एग्जाम्पल जो था उसी के एनालॉगस है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। आप ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हो जिनकी एक्यूरेसी 100% हो या उसमें एरर 0 हो जाए। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर तो रहेगा ही रहेगा।
अब अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जितना कम से कम एरर रखेंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हमारा विजन देखा जाए, हमारा गोल देखा जाए, तो हमारा गोल केवल इतना सा है कि हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को क्या रखना है, हाई रखना है, एरर को क्या करना है, कम से कम। मतलब किसी का भी मेजरमेंट अगर आप कर रहे हो, सपोज हमें 10 एम्पियर मेजरमेंट करना है, तो अगर 10 एम्पियर की करंट को नापना है किसी सर्किट में, तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट का, ऐसे अमीटर का इस्तेमाल करोगे जिसकी एक्यूरेसी हाई हो और वो 10 एम्पियर के काफी पास रीडिंग दे, काफी क्लोज रीडिंग दे। ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर दे, 5 एम्पियर देगा तो इसका मतलब कि गैप कितना आ गया, 5 एम्पियर, या 50% तो एरर आप वहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर हम बात करें कि आप 8 एम्पियर तक जाते हो, 8 एम्पियर तक जाने का मतलब कि आपका गैप केवल 2 एम्पियर का है, तो अभी भी एरर आपका क्या है, 20% का एरर है। दैट मींस हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट में कुछ सब चेंजेस करने हैं जिससे कि हम 9.8, 9.9 जितना क्लोज जा सकें और हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें, एरर को कम कर सकें। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी एंटिटी की एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर आप मेजर करना चाहते हो तो 100% आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, बट उसके पास अगर जाना चाहते हो और एरर को मिनिमाइज करना चाहते हो, एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हो, तो वहां पे हमें एरर एनालिसिस की जरूरत है, एरर कैलकुलेशन की जरूरत है, ताकि हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसे क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट करने हैं इस इंस्ट्रूमेंट में जिसके कारण हम एरर को मिनिमाइज कर सकें। जैसे कभी कभी आप ऐसा देखते हो यार कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और आप उससे मेजरमेंट कर रहे थे और टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ और फाइनली सिस्टम में एरर इंट्रोड्यूस हो गया। अगर आप इस एरर की एनालिसिस नहीं करते हो, एरर को कैलकुलेट नहीं करते हो, तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना यार, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी सिस्टम में क्या हो रहा है, एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर कभी भी आप देखिए कि कोई भी ह्यूमन मिस्टेक के कारण एक कॉमन एरर आ जा रहा है, तो जब तक आप ये ध्यान नहीं दोगे कि यार ऐसा क्या था कि ह्यूमन मिस्टेक के कारण एरर आ गया, सिस्टम में प्रोड्यूस हो गया, तो आप जब तक कीन ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आप उस एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो बेटा मेरा यही कहना है कि हम एरर को कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो आप सिंपल सा ये बताइए कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी को बताना है तो हमें एरर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एरर का कैलकुलेशन करके हम उसकी एक्यूरेसी के बारे में बता सकते हैं। और जैसे ही सिस्टम की एक्यूरेसी पता चल गई तो उस एक्यूरेसी को और इंप्रूव अगर करना है तो उसमें हमें कुछ कैलिब्रेशन वर्क करना होगा, और कुछ कैलिब्रेशन या मार्किंग करके हम उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो सिस्टम की एक्यूरेसी को इंप्रूव करना, उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना, और इन सब के लिए हमें एरर कैलकुलेशन की जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है तो एरर एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाई डू वी कैलकुलेट एरर, हम एरर क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो आप सिंपल उसको बताइए कि टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, उसको बेटर करना है, उसको इंप्रूव करना है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, तो इन सब के लिए हमें एरर कैलकुलेशन करना ही होगा। तो आई थिंक यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि एरर हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। क्लियर है? तो एरर कैलकुलेशन, व्हाई डू वी कैलकुलेट एरर, देन एरर इज कैलकुलेटेड, error is calculated to determine the accuracy of any instrument, मतलब अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हमें एक्यूरेसी को बताना है तो उसकी एक्यूरेसी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, एरर को कैलकुलेट करना होगा। उसके साथ साथ अगर देखें देन इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इंप्रूविंग the performance of any system,
मतलब क्या, दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। एरर का कैलकुलेशन हम किस लिए करते हैं बेटा? सर किसी भी सिस्टम की एक्यूरेसी को या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को बताना है तो एक्यूरेसी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? एरर कैलकुलेट करना होगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या करना है? इंप्रूव करना है, तो फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वहां पर भी हमें एरर का कैलकुलेशन या एरर की एनालिसिस करनी है, बिकॉज ये ज्यादा से ज्यादा आपको यूजफुल होता है वहां। ठीक है, तो सर हमें यह पता चल गया कि हम एरर का कैलकुलेशन क्यों करते हैं। अब हम यहां पर बेटा डिस्कस करते हैं कि जब भी आप एरर का कैलकुलेशन करोगे तो एरर के कैलकुलेशन में आप देखो यहां पर दो चीजें हैं। सपोज कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजर कर रहे हो, जैसे हमारे पास एक मोटर है और उस मोटर की हमें क्या करनी है कि स्पीड को मेजर करना है। हमारे पास एक मोटर है और उस मोटर की स्पीड को हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही टैकोमीटर हमने लगाया, देन कभी भी आप देखोगे कि उस मोटर की एक रेटेड स्पीड होगी जिस पर वो घूम रहा था, तो उसकी जो एक्चुअल स्पीड है या ट्रू स्पीड है वो हमने मान लिया 1000 आरपीएम। और दूसरा अगर हम बात करें कि जब भी हम टैकोमीटर कनेक्ट करेंगे, देन टैकोमीटर के कनेक्ट करने के बाद टैकोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है, जो आउटपुट वेरिएबल दे रहा, वो आया हमारा कितना? 990 आरपीएम। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे एक गैप है, किसके किसके बीच? ओरिजिनल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। तो जो भी गैप या जो भी डिफरेंस या जो भी डेविएशन होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में, इसी को हम बोलते हैं एरर, या इसी को हम कहते हैं स्टैटिक एरर। यहां टर्म आप देख रहे हो, यहां टर्म स्टैटिक का मतलब क्या है बेटा? जो टर्म यहां पे लगा हुआ है स्टैटिक, दैट मींस एरर जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। हमने इसको क्या मान लिया है कि इट इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टैटिक का मतलब केवल और केवल क्या है? कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एरर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। और एरर का मतलब क्या है? एरर इज व्हाट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा कि हमने ये आपसे बोला कि यहां पर सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी मोटर है, सपोज ये मोटर किसी पावर प्लांट में है, यहां पर ये मान लिया ये कोई भी आपका क्या है? मोटर है। ये मोटर क्या कर रहा है? इसकी एक्चुअल स्पीड अगर देखा जाए या ओरिजिनल स्पीड, इसकी हम एक्चुअल स्पीड की बात करें या ओरिजिनल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल भी बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं ट्रू स्पीड। तो हमने मान लिया कि इसकी ट्रू स्पीड कितनी है? 1000 आरपीएम। मान क्या लिया बेटा? यहां पर रेटेड कंडीशन पे उसकी रेटेड स्पीड मेंशन होती है, तो हमने मान लिया कि इसकी रेटेड स्पीड क्या है? एक एग्जांपल के तौर पे 1000 आरपीएम। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें इसी स्पीड को मेजर करना है। तो इस स्पीड को मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया? हमने यहां पर एक टैकोमीटर लगा दिया। तो यहीं पर हमने एक टैकोमीटर को कनेक्ट कर दिया। यह हमारा क्या है? टैकोमीटर। टैकोमीटर हमने यहीं पर क्या कनेक्ट कर दिया? एक टैकोमीटर कनेक्ट कर दिया। और ये टैकोमीटर पे आप देखें तो ये जो वेरिएबल है ये क्या है? इसके लिए इनपुट होगा। और ये इनपुट क्या है इसका? हमेशा एक्चुअल स्पीड या ट्रू वैल्यू। तो इनपुट क्या हो सकता है इसका? उस मोटर की ट्रू स्पीड है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। और अगर हम बात करें कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो सपोज ये आउटपुट कितना दे रहा है? सपोज आउटपुट इसका है 990 आरपीएम। 990 आरपीएम इसका क्या है? आउटपुट। और इसी आउटपुट को हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। इसी आउटपुट को हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा यहां पे दो चीज आपको समझनी है कि जो भी आप मोटर की स्पीड, मोटर तेजी से घूम रही है, कितना? 1000 आरपीएम। तो हमने बोला इसका इनपुट वेरिएबल इस टैकोमीटर के लिए क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू है, कितना? 1000 आरपीएम। और अगर हम ये देखें कि जो टैकोमीटर का आउटपुट है उसके प्रोसेसिंग के बाद जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नोट होता है वो कितना है? 990 आरपीएम। तो ये उसकी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। मतलब कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं तो यहां दो चीजें आ रही हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के इनपुट पर ट्रू वैल्यू है और उसका जो आउटपुट है उस पर क्या हमें मिल रहा है? मेजर्ड वैल्यू। तो जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो मेजरेंड है, जो क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे हैं, वही एक्चुअल में क्या है? ट्रू वैल्यू है। लेकिन
जो क्वांटिटी आपने मेजर किया, जो आपको आउटपुट में मिला, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में, और यही डिफरेंस आपका एरर कहलाता है। तो जब भी हम बात करेंगे स्टैटिक एरर की, तो स्टैटिक एरर है क्या बेटा? स्टैटिक एरर हम कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मतलब कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है वही अंतर क्या कहलाएगा? स्टैटिक एरर कहलाता है। तो बेटा क्या लिख सकते हैं स्टैटिक एरर के बारे में? स्टैटिक एरर क्या है? इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस between measured value and true value मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के जो बीच का डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा? स्टैटिक एरर कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक एरर क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। क्या हो जाएगा बेटा? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मतलब जो भी हमारा मेजर्ड वैल्यू आ रहा है उसमें ट्रू वैल्यू आप घटा दो, इनके बीच का अंतर निकालो, आपको क्या पता चल जाएगा? स्टैटिक एरर पता चल जाएगा। स्टैटिक एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर कितना? मेजर्ड वैल्यू कितनी मान लिया? AM माइनस ट्रू वैल्यू को हमने मान लिया क्या? AT। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो स्टैटिक एरर आया वो स्टैटिक एरर कितना है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहां पे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आपका क्या कैलकुलेट हो गया? ये कैलकुलेट हो गया हमारा स्टैटिक एरर। तो ये ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि स्टैटिक एरर क्या होता है? स्टैटिक एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का अंतर ही हमेशा स्टैटिक एरर कहलाता है। स्टैटिक टर्म हमने क्यों रखा है? क्योंकि जो क्वांटिटी है, जो एरर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर AM क्या है, तो AM को हमने बोला कि AM इज व्हाट? AM इज द मेजर्ड वैल्यू, और AT क्या है? AT इज द ट्रू वैल्यू। और इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि ट्रू वैल्यू कितनी है, एक्चुअल स्पीड कितनी है? 1000 RPM। और अगर हमने ये बोला कि मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 990 RPM। तो एरर आप बताइए क्या होगा? तो जब भी एरर निकालेंगे स्टैटिक एरर, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी? 990 माइनस ट्रू वैल्यू कितना? 1000। तो कितना आ गया ये? -10 RPM। तो अगर हम बात करें कि यहां पर एरर हमारा कितना कैलकुलेट होके आया? -10 RPM का एरर हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। मतलब कि कितना डेविएशन है? डेविएशन है आपके 10 RPM का। अब बात आती है यहां पर कि माइनस का मतलब क्या है? तो यहां नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है। मतलब जब भी हम मेजरमेंट कर रहे थे तो हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ गई, इसलिए एरर क्या है? नेगेटिव है। और अगर यही एरर पॉजिटिव होता, दैट मींस मेजर्ड वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू से ज्यादा है। मतलब ये 1010 RPM मेजर करता, 1001 RPM मेजर करता, तो वहां पर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या हो जाती? ज्यादा। तो यहां पे दो चीज आपको देखनी है कि अगर हम बात करें इफ, ध्यान रखना है, इफ मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है? ज्यादा, देन उस समय पे एरर आप देखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया हमने, तो एरर क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब जब भी हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो एरर क्या आ गया? पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है? कम, तो जब भी ये कम होगा तो बेटा एरर हमेशा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। If the measured value is greater than true value, then error will be positive. If the measured value is less than true value, then the error will be negative. यदि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो एरर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यदि कम है तो एरर हमेशा नेगेटिव आएगा। मैं एक एक चीज को दो दो बार इसलिए आपको बताता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश अगर समझ में आती है तो इंग्लिश में समझ लें वो चीज, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं जहां पे इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ 2 से 3 बार बताने का मतलब एक और रहता है कि आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाएं। आप जब भी क्लास इसको लो तो आप इसको 1 से 2 बार ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपको ये चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी बेटा। तो चलिए, ये हमें पता चल गया कि हमारा स्टैटिक एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड
ट्रू वैल्यू। अब दूसरा टर्म अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म क्या आता है, सेकेंड टर्म हमारा आता है स्टैटिक करेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप यहां पे देखो तो यहां नाम से एक चीज पता चल रही है, करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी वैल्यू हम अपने मेजर्ड वैल्यू में जोड़ दें या घटा दें जिससे हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। सिंपल सा मतलब करेक्शन का मतलब ही यही होता है कि हमें क्या करना है, एक्यूरेसी लाना है, मतलब हमें ट्रू वैल्यू के पास पहुंचना है, एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू पे जाना है। तो एग्जैक्टली अगर ट्रू वैल्यू पे आपको जाना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल इतना सा है कि आप अपने मेजर्ड वैल्यू में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दो जिससे आप ट्रू वैल्यू पे पहुंच जाओ। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक करेक्शन क्या है, स्टैटिक करेक्शन इज the value which is added or subtracted to the measured value to get actual value। मतलब स्टैटिक करेक्शन वो वैल्यू है जो कि किसी मेजर्ड वैल्यू से ऐड होती है, जुड़ती है या सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब घटती है, ताकि हम ट्रू वैल्यू को प्राप्त कर सकें। मतलब मेजर्ड वैल्यू में कितनी वैल्यू हम जोड़ दें या घटा दें जिससे हमें ट्रू वैल्यू मिल जाए, ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक करेक्शन। बहुत सिंपल सा है यार, एकदम आसान सा चूरन टाइप का है। स्टैटिक करेक्शन का मतलब आपको करेक्शन बताना है, कितना करना है। तो यार मेजर्ड वैल्यू में आप जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना डेविएशन आ रहा है, वो ऐड कर लो या घटा दो जिससे आपको क्या मिल जाए, ट्रू वैल्यू मिल जाए। यही क्या कहलाएगा, स्टैटिक करेक्शन कहलाता है। तो अगर हम बात करें, इसमें दो चीज आपको समझनी है। स्टैटिक करेक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा यहां पे बताओ एरर क्या है। एरर डेल्टा से रिप्रेजेंट हमने किया। एरर को किससे रिप्रेजेंट किया, एरर को हमने रिप्रेजेंट किया यहां पर डेल्टा से। और अगर आप एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एरर डेल्टा बराबर कितना होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक करेक्शन मतलब इस मेजर्ड वैल्यू एम में, इस मेजर्ड वैल्यू एम में कितना वैल्यू हम जोड़ दें या घटा दें। मान लिया हमने स्टैटिक करेक्शन को मान लिया क्या है, स्टैटिक करेक्शन डेल्टा सी। हमने ये मान लिया कि डेल्टा सी हमारा क्या है, एक स्टैटिक करेक्शन है। तो मेजर्ड वैल्यू में कितना जोड़ दें या घटा दें वो वैल्यू जो कि क्या है, स्टैटिक करेक्शन, ताकि हमें क्या मिल जाए, ट्रू वैल्यू मिल जाए। डेफिनेशन के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत आसान सा समझ में आ रहा है कि मान लिया हमने क्या है, स्टैटिक करेक्शन डेल्टा सी है। हमने ये मान लिया कि हमारा स्टैटिक करेक्शन डेल्टा सी है, तो मेजर्ड वैल्यू में कितना जोड़ दें या घटा दें उस वैल्यू को, ताकि हमें क्या मिल जाए, ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक करेक्शन बोलते हैं। तो बताइए यहां पर अगर देखा जाए प्लस माइनस डेल्टा सी बराबर कितना हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो डेल्टा सी आ रहा है, ये डेल्टा सी एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में डेल्टा सी क्या है, 80 माइनस एम, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और सर मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पता है डेल्टा बराबर कितना, स्टैटिक एरर मेजर्ड माइनस ट्रू होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ डेल्टा। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा सी बराबर कितना होता है, माइनस ऑफ डेल्टा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो स्टैटिक करेक्शन क्या है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, स्टैटिक करेक्शन कहलाता है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमेशा स्टैटिक एरर कहलाता है। तो डेल्टा बराबर कितना, डेल्टा बराबर एम माइनस 80, डेल्टा सी स्टैटिक करेक्शन बराबर कितना, 80 माइनस एम। इसका डेफिनेशन क्या है कि हमें मेजर्ड वैल्यू में कितनी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि हमें ट्रू वैल्यू मिल जाए। या आप सिंपल इसको बोल सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो क्या है स्टैटिक करेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन होगा यहां पर, स्टैटिक करेक्शन क्या है, इट इज a value, it is a value which is added or subtracted, added or subtracted from measured value, to get actual value,
एक्चुअल वैल्यू मतलब ये वो वैल्यू है जो किसी भी मेजर्ड वैल्यू से ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी ताकि हम एक ट्रू वैल्यू पा सकें, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक करेक्शन बोलेंगे। स्टैटिक करेक्शन क्या हो सकता है, डेल्टा सी, और डेल्टा सी बराबर कितना, 80 माइनस AM, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्टैटिक एरर। तो बेटा यहां पे आप ध्यान रखो, अगर हम आते हैं यहां इस वाली स्लाइड पे, तो इस वाली स्लाइड पे आप एक चीज देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना था, 1000 आरपीएम, हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 990 आरपीएम, और अगर हमें एरर निकालना होगा स्टैटिक एरर, तो स्टैटिक एरर कितना हो जाएगा, 990 माइनस 1000, मेजर्ड माइनस ट्रू, कितना आ गया, -10 आरपीएम। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है। और अगर आपसे अब यही पूछा जाए कि इसका स्टैटिक करेक्शन क्या होगा, तो बेटा स्टैटिक करेक्शन का मतलब क्या है कि आप वो क्वांटिटी ऐड कर दो जिससे एरर 0 हो जाए, या स्टैटिक करेक्शन का मतलब क्या है कि आप मेजर्ड वैल्यू में कितना ऐड करोगे ताकि ट्रू वैल्यू आ जाए। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, 990 आरपीएम, कितना ऐड करेंगे इसमें, 10 आरपीएम अगर मैं ऐड कर दूं तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टैटिक करेक्शन कितना है, +10 आरपीएम। तो ऐसे ही आप स्टैटिक करेक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो स्टैटिक करेक्शन डेल्टा सी बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा सी बराबर आ जाएगा माइनस, यहां पे 10 आरपीएम है एरर, तो हमें पता है डेल्टा सी बराबर माइनस ऑफ डेल्टा, तो ये कितना आ जाएगा, +10 आरपीएम। यही हमारा क्या है, स्टैटिक करेक्शन है। याद रखना ये हमने कहां से इस्तेमाल किया है, अगली स्लाइड पे जो हमने स्टैटिक करेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था वहां से हमने लिया है। क्लियर है? तो हमें यह पता चल गया, दो चीजें पता चली, स्टैटिक एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस, स्टैटिक करेक्शन क्या है, माइनस ऑफ स्टैटिक एरर। कभी भी अगर हम बात करें कि स्टैटिक एरर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज, कौन सा एरर कहलाता है, स्टैटिक एरर। अगर ऑप्शन में स्टैटिक नहीं है तो इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर कहलाएगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नोट में, यहां पे ध्यान दीजिए, हम यहां पे नोट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा जा चुका है कि एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट, इट इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, या स्टैटिक एरर, स्टैटिक एरर इज ऑल्सो नोन एज, is also known as absolute error, absolute error। मतलब स्टैटिक एरर को हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं बेटा, जो चीज मैं आपको डब्बे में लिख रहा हूं, जो डब्बे में मैंने आपको यहां पे लिखा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, यहां पर अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज क्या है, स्टैटिक एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है किससे, ट्रू वैल्यू से, देन हमेशा एरर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मेजर्ड वैल्यू कम है ट्रू वैल्यू से तो एरर क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा अगर देखा जाए, स्टैटिक करेक्शन पता होना चाहिए। स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, स्टैटिक करेक्शन इज व्हाट, static correction is a difference, static correction is a difference between, is the difference between what, it is the difference between true value and measured value, it is also equals to minus of static error, और या हम बोल सकते हैं डेल्टा सी बराबर कितना, माइनस ऑफ डेल्टा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी और आपको याद रखना होगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पर आते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि यार रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होता है, इसको समझना है। जरूरत क्या पड़ी रिलेटिव स्टैटिक एरर की, पहले इसको समझते हैं। सपोज आपका कोई अमीटर है और इस अमीटर से आप क्या मेजर कर रहे हो, करंट। जब भी हम करंट को मेजर कर रहे हैं तो इसमें जो एरर आ रहा है वो +- 2 एम्पियर का आ रहा है, मतलब 2 एम्पियर ज्यादा भी रीड कर रहा है या 2 एम्पियर कम रीड कर रहा है। तो यहां पर एक चीज आपको समझने वाली बात है कि अगर ये 1000 एम्पियर पे 2 एम्पियर का एरर आ रहा है तब तो ये आपके सर इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज एरर बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 1000 एम्पियर की रेंज पर अगर हमारा +- 2 एम्पियर का एरर आ रहा है तो ये एरर बहुत ही स्मॉल है, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन
अगर यही आपका एरर 10 एम्पियर के स्केल पे आ रहा हो प्लस माइनस 2 एम्पियर का, देन यहां पर एरर काफी ज्यादा है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा यही चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि रिलेटिव स्टैटिक एरर का मतलब है कि वो स्टैटिक एरर जो कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल दिया जाए। मतलब हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है हमें यह समझना है, और हमारी ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर एरर ज्यादा आ रहा है तो वहां पर देखेंगे कि सर उस एरर का परसेंटेज कितना है, और अगर हमारी ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरर कम आ रहा है तो वहां पे हम देखेंगे कि उसका परसेंटेज कितना है। मतलब आप बात कर रहे हो यहां पर कि डायरेक्टली हमें डिफरेंस को नहीं देखना है कि डिफरेंस कितना है। ये चीज ध्यान रखिए कि हमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखना है। अगर हम बात करें कि हमें एरर निकालना है तो यार एरर कितना 10 एम्पियर पे, डिफरेंस कितना 2 एम्पियर का आया, चलो एरर 2 एम्पियर का है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां दूसरे में देखा जाए कि 1000 एम्पियर पे एरर कितना आया, 2 एम्पियर का आया, यार डिफरेंस यहां भी 2 एम्पियर का है। तो आप ये बोलोगे कि एरर तो दोनों केसेस में सेम है, स्टैटिक एरर दोनों केसेस में सेम है, इसका मतलब क्या दोनों इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी सेम होगी? हम ऐसा नहीं कह सकते सर। क्यों? क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट का स्केल अलग अलग है। वहां 10 एम्पियर पे है और यहां पे कितना 1000 एम्पियर पे डिफरेंस है। तो दोनों की एक्यूरेसी को हम सेम नहीं बोल सकते, बिकॉज सेम एक्यूरेसी अगर आपको देखनी है तो उनका जो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल आपको देखना होगा, उनके रिलेटिव स्टैटिक एरर के बारे में समझना होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एक सिंपल भाषा में बोलें तो हमने ये बोला कि यार एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। तो स्टैटिक एरर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सपोज आपका 10 एम्पियर का मीटर था और आपने कितना मेजर किया 8 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का एरर आ गया। आपका 1000 एम्पियर का मीटर था, आपने मेजर किया कितना 998 एम्पियर, तो यहां पे भी 2 एम्पियर का एरर आया। तो दोनों केसेस में बेटा एरर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी सेम है? नहीं। आपको क्या करना होगा कि इनके रिलेटिव स्टैटिक एरर को कैलकुलेट करना होगा। मतलब रिलेटिव का टर्म का मतलब ही यहां पर क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव टर्म का मतलब ही क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल। आपको यह देखना होगा कि एक्चुअली ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट आप जब कर रहे थे, कितनी वैल्यू का मेजरमेंट कर रहे थे और उसके कारण कितना डेविएशन आया, उस हिसाब से आप इसके परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर को कैलकुलेट करोगे। और जब ये एरर कैलकुलेट होगा तभी आप एक्यूरेसी बता सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो 1000 पे 2 एम्पियर का डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब इसका रिलेटिव स्टैटिक एरर विथ रिस्पेक्ट टू 1000 बहुत कम है, नेग्लेजिबल है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी डेफिनेटली। और यही 2 एम्पियर का एरर अगर 10 एम्पियर के स्केल पे आ रहा, इसका मतलब कि यहां पर डेविएशन ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 10 एम्पियर। तो जब भी हम इसका रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू 10 एम्पियर निकालेंगे, तो यहां पर रिलेटिव स्टैटिक एरर ज्यादा आ जाएगा, तो एक्यूरेसी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा यही ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्टैटिक एरर हमेशा क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल ही दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या है सर, इट इज ऑलवेज गिवन, रिलेटिव स्टैटिक एरर इट इज ऑलवेज गिवन with respect to ट्रू वैल्यू। ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, ये हमेशा ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा बेटा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें निकालना है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, याद रखना रिलेटिव स्टैटिक एरर को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, RSE लिखा, क्योंकि बच्चे डाउट्स में सिली डाउट्स भी पूछ लेते हैं यार। हालांकि कोई भी डाउट्स आपका सिली नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, रिलेटिव स्टैटिक एरर को हमने क्या लिख दिया, RSE शॉर्ट फॉर्म में। देन परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना हो जाएगा, एरर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, यहां पर अगर देखा जाए परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो एरर कितना है, एरर है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यही हमारा क्या है, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो याद रखना है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर हमेशा आता है, हमेशा आएगा आपका AM माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80, और परसेंटेज में है तो इसका मतलब इनटू कितना है, 100।
परसेंटेज में है, इसका मतलब ये इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं यार, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ गया ये, इंटू 100। तो हमें पता चल गया कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या है। ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल, और ये कितना होगा, डेल्टा डिवाइडेड बाई 80, या आप लिख सकते हैं माइनस 80 अपॉन 80, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। क्लियर है। और जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट के परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर को कैलकुलेट कर लेते हो, देन अब आप आसानी से बता सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी। अब यहां पे आप आसानी से बता सकते हो यार इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी। हमने क्या किया, हमने परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट कर लिया, तो अब एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी। तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी बराबर कितना, दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। 100 माइनस परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। हमें क्या पता चल गया यहां पर, हमें पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। तो ध्यान देना है आपको कि आप परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने के बाद ही 100 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगा। ये पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। तो यहां पर एक चीज और देखते हैं बेटा, एक चीज यहां पे देखते हैं, यहां पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे यहां पर एरर हमारा कितना आ गया, -10 RPM। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां पे आपको निकालना है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, तो यहां पे अगर परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट करनी है तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर बराबर, एरर कितना है, एरर है -10 RPM का, ट्रू वैल्यू कितनी है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू मतलब 1000 RPM, इंटू कितना आ गया 100। तो इसको मैं कट कर दूंगा, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, -1%। तो हमें पता चल गया यार कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना आ गया, -1%। याद रखना कि जो एरर का मैग्नीट्यूड है वो 1% का है। नेगेटिव साइन यहां केवल ये बताता है कि मेजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से क्या हो गई, कम हो गई। अगर यही पॉजिटिव होता तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या होती, ज्यादा। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि यहीं पे आपको एक्यूरेसी बतानी है, तो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, यहां पर ध्यान रखिए, इसको मैं बहुत नीचे लिख रहा हूं तो ध्यान रखिए क्योंकि स्पेस नहीं है बेटा। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बतानी है तो एक्यूरेसी बराबर कितना, 100 में से आप इस वैल्यू को घटा दो। याद रखना कि उसके साइन को नहीं लेना है, इसके केवल मैग्नीट्यूड को लेना है। तो 100 में से 1 को घटा दिया तो 99%। कितनी एक्यूरेसी आ गई बेटा, एक्यूरेसी हमें पता चल गई कि 99% एक्यूरेट है। इसको और सही से लिख देते हैं यार। अगर हम बात करें कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आई, एक्यूरेसी आ गई 99%, एक्यूरेसी आ गई 99%। तो ध्यान रखना है, तो यहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को भी कैलकुलेट कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिफरेंस हमेशा एरर कहलाता है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया कि इसका स्टैटिक करेक्शन क्या है, जो भी एरर आ रहा है उसका नेगेटिव साइन ले लो, तो स्टैटिक करेक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट हमने आपको बताया परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर ये हमेशा ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में लिख दिया। फाइनली एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, 100 माइनस परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा ये जो वैल्यू आप ले रहे हो ये केवल और केवल क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे। क्या लोगे बेटा, मैग्नीट्यूड। साइन को नहीं लेना है, क्योंकि साइन लेंगे तो एक्यूरेसी 101% चली जाएगी, जो कि गलत है यार, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, एरर 0 नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम एरर को कम करते जाएंगे एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाती है। तो डिजायरेबल क्या है फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट, अगर हम बात करें, इसलिए हम एक कमेंट कर सकते हैं कि फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट, किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसको आप क्या कह सकते हो यार ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलते हो गुड इंस्ट्रूमेंट, देन फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट क्या डिजायरेबल है भैया, अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छा है देन उसके लिए होना चाहिए क्या, कि उसका लिमिटिंग एरर कम होना चाहिए, ताकि उसकी एक्यूरेसी क्या हो सके, ज्यादा हो सके। तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, लिमिटिंग एरर कम होना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। लिमिटिंग एरर कम, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ध्यान रहेगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लिमिटिंग एरर कम होना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स अच्छा कब होता है यार,
कि जब उसकी एक्यूरेसी क्या हो ज्यादा, उसमें एरर क्या हो कम। मतलब कमियां तो हमेशा ही रहती हैं, कमियां कभी भी किसी भी आदमी में आप जीरो नहीं कर सकते हो, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन कम कमियां रहनी चाहिए ताकि आपकी अच्छाइयां क्या हो ज्यादा। तो एरर का मतलब क्या है, लिमिटिंग एरर का मतलब है हमेशा कमी, और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अच्छाई। तो जितना आप कमियों को कम करेंगे आप उतने अच्छे आदमी बनते जाते हैं। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट में होता है कि उसके लिमिटिंग एरर को आप जितना कम करते जाएंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और बेटा किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जो है कनेक्ट करके हमसे पूछिएगा कि सर इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पे हमें पता चल गया कि रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होता है और एक्यूरेसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं रिलेटिव स्टैटिक एरर को कम करके। तो चलिए आते हैं, जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। और ध्यान रहे इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछ के आपको आंसर क्या क्या पूछा जा सकता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने यहां इस क्वेश्चन में मेंशन की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ वोल्टेज हैज अ ट्रू वैल्यू ऑफ 150 वोल्ट। मतलब एक वोल्टेज है जिसका ट्रू वैल्यू कितना है अगर देखा जाए तो यहां पे ट्रू वैल्यू मेंशन है। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है बेटा कि हम बात कर रहे हैं 80 की। तो 80 कितना है, ट्रू वैल्यू है कितना है 150 वोल्ट। तो हमें पता चल गया कि 80 इज इक्वल्स टू 150 वोल्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विद अ स्केल रेंज ऑफ 0 to 200 वोल्ट। मतलब जो स्केल रेंज है, अगर देखा जाए यहां पे बात करते हैं, जो स्केल रेंज है, स्केल रेंज वो कितना है बेटा, या इसी को हम बोल सकते हैं स्केल स्पैन। देन स्केल रेंज जो है वो है 0 to 200 वोल्ट। मतलब 0 से 200 वोल्ट का इसका क्या है, स्केल रेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम कितना ये मेजर कर सकता है 0 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 200 वोल्ट। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, या इसी को हम बोल सकते हैं मिनिमम। ये क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है, उस स्केल का मिनिमम वैल्यू। यहां पर अगर बात करें इसको हम क्या बोलेंगे, फुल स्केल, या इसी को हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू, और या इसी को हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है इसी को क्या बोला जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, यहां पे बोला जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो बेटा यहां पे दो चीज आपको समझ में आई कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेंज दिया है 0 to 200, इसका मतलब जो इनिशियल लेवल पे है 0 वो उसकी इनिशियल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम लेवल पे है वो क्या है, फाइनल, वो उसकी फाइनल वैल्यू है, या इसी को हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू भी पता चल गई और उसके साथ साथ हमें मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल गई। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 0 to 200 वोल्ट का है इनिशियल वैल्यू कितना, या मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना 200। तो अगर हम बात करें यहां पर कि हमें पहला क्या बताना है, पहला बताना है रेंज। तो रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा, रेंज जब भी निकालना है तो मिनिमम से मैक्सिमम। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रेंज क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको रेंज बताना है तो रेंज बराबर कितना, रेंज बराबर होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। रेंज क्या होता है, याद रखना है, रेंज बराबर होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम से मैक्सिमम आप कैलकुलेट कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है, रेंज। तो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर रेंज हमारा कितना है, अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 0 to 200 है, तो इस क्वेश्चन का रेंज जो है, इस मीटर का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0 to 200 वोल्ट। रेंज ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट
दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पैन ऑफ वोल्ट मीटर। जब भी वोल्ट मीटर का स्पैन आपको बताना है तो स्पैन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम कितना स्पैन है। तो जब भी स्पैन आपको निकालना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को आप घटा दीजिए, आपको स्पैन पता चल जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि स्पैन कितना होगा इंस्ट्रूमेंट का जब भी स्पैन कैलकुलेट करेंगे तो स्पैन बराबर कितना, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये क्या पता चल जाएगा हमें, जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि इसका स्पैन कितना है। तो स्पैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पैन बराबर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्या कहलाएगा, स्पैन कहलाएगा। क्लियर है। तो स्पैन क्या है, स्पैन इज अ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहां पर आप बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 200, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो हमारा स्पैन कितना आ जाएगा। अगर हम बात करें स्पैन की तो यहां पे हमारा स्पैन जो होगा वो स्पैन बराबर मैक्सिमम 200 मिनिमम 0, तो ये कितना आ गया 200 वोल्ट। तो बेटा यहां 200 वोल्ट का क्या है, स्पैन है। रेंज कितनी है, रेंज है 0 से 200 वोल्ट। मतलब अगर कभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बोलूं कि एक 30 से 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, इसका मतलब 30 से 50 वोल्ट कहने का मतलब क्या है कि इसका रेंज जो है वो 30 से 50 का है, लेकिन जब हम इसके स्पैन की बात करेंगे तो मैक्सिमम 50 मिनिमम 30, तो 50 माइनस 30 मतलब 20 वोल्ट का इसका स्पैन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -40 से +40 वोल्ट का हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, मतलब यहां पर अगर इसके रेंज की बात करें तो -40 से +40, और अगर हम बात करें कि यहां पर स्पैन कितना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 40, मिनिमम वैल्यू -40, दोनों को घटा दो 40 -40, तो 40 + 40 मतलब 80 वोल्ट का स्पैन हो जाएगा। तो यहां पर कोई भी +20 से -20 तक का स्केल है, तो इसका मतलब मिनिमम क्या है -20, मैक्सिमम क्या है +20, तो टोटल कितना स्पैन 40 वोल्ट। तो ध्यान रखना है, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो हमेशा रेंज क्या होगा, रेंज आपका जो इंस्ट्रूमेंट में दिया होगा उसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, और स्पैन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर देखा जाए तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहां पे बेटा, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है कि इसका स्टैटिक एरर क्या होगा। तो हमें यह पता है कि यार द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टैटिक एरर। तो आप बताइए, स्टैटिक एरर आपको कैलकुलेट करना है तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू है, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, इट शोज अ वोल्टेज ऑफ 140 वोल्ट। तो 140 वोल्ट क्या है इसकी मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी थी 150। तो बताइए स्टैटिक एरर कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यहां पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहां पर हमसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर। दूसरा हमसे पूछ रहा है यहां पे कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो एब्सोल्यूट एरर बराबर कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना है यार, मेजर्ड वैल्यू है 140 वोल्ट, ट्रू वैल्यू कितना है 150, तो एरर कितना आएगा -10 वोल्ट का आएगा। ध्यान रखना, एरर कितना आया, एरर आ गया -10 वोल्ट। तो यहां पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसमें अगर देखा जाए तो अगला क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड नंबर। ये तो हो गया रेंज, पता चल गया 0 से 200 वोल्ट। स्पैन कितना है, स्पैन 200 वोल्ट का है। एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर -10 वोल्ट का आया। उसके साथ साथ अब पूछ रहा है स्टैटिक करेक्शन। तो यार यहां पे देखो कि एब्सोल्यूट एरर -10 का आया है अगर, तो स्टैटिक करेक्शन कितना होगा +10। तो हम बात करते हैं थर्ड हमारा क्या है, स्टैटिक करेक्शन। अगर देखा जाए कि स्टैटिक करेक्शन कितना होगा, डेल्टा सी बराबर माइनस ऑफ डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा +10 वोल्ट। तो स्टैटिक करेक्शन भी हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना आया +10 वोल्ट हमारा स्टैटिक करेक्शन आ गया। नेक्स्ट अगला देखा जाए तो अगला हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पे देखिए हम अगला देखेंगे क्या है अगला। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर बेटा, यहां पे देखो अब हमसे पूछा जा रहा है यहां पे कि रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट कीजिए। रिलेटिव स्टैटिक एरर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू
ट्रू वैल्यू वेरिएबल। तो यहां पर अगर ट्रू वैल्यू देखा जाए तो कितनी है 150। तो बताइए इसका रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना होगा। नंबर 4 कैलकुलेट करना है इसका रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो यार ना कि एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो एरर आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना -10 वोल्ट, तो -10 डिवाइडेड बाई ट्रू कितना है 150 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना -100 डिवाइडेड बाई 15। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये -6.67%। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर है बेटा वो कितना आ गया -6.67%। तो यहां पे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि द एरर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब हमें वो एरर बतानी है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें एज अ परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब आपको अब ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरर नहीं बताना है, अब आपको एरर को बताना है विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आप बताइए अगर हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में एरर कैलकुलेट करें, नेक्स्ट 5 नंबर यहां पे अगर देखें तो हमें एरर कैलकुलेट करना है, एरर with respect to फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा -10 का तो एरर है, एरर तो कितना आ रहा है, एरर कितना आ रहा है, एरर -10 का ही आ रहा है, लेकिन अब एरर को विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू नहीं लिखना है, विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 200 गुणे कितना 100। तो यहां पे आप देखेंगे तो एरर कितना आ जाएगा -5%। तो विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखा तो एरर हमारा कितना है -5% का। नेगेटिव साइन केवल ये शो कर रहा है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम है। तो सर बहुत अच्छे से ये समझ में आप लोगों को आया होगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपको 1 बाय 1 अच्छे से बता दी हैं कि एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, सर एरर स्टैटिक करेक्शन क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फाइनली हमने आपको बताया कि स्पैन क्या होता है, स्पैन हमेशा जब भी देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और जब भी हम रेंज की बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा क्या होता है रेंज कहलाता है। और यहां पे जो एरर कैलकुलेट करना था वो एक्सप्रेस करना था एज अ परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है बेटा। वो टॉपिक्स हमें ध्यान से देखना है, क्या क्या चीजें हैं यहां पर। यहां पे अगर देखा जाए तो हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि यार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह की हो सकती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की या तो स्टैटिक होगी या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, या दूसरी क्या है डायनामिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है स्टैटिक, या दूसरी कौन सी हो सकती है डायनामिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमने आपको बता दिया है, क्या है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा क्या है कांस्टेंट है। तो इसलिए इस एरर को हम क्या बोलेंगे स्टैटिक एरर कहते हैं। दूसरा अगर हम देखें डायनामिक एरर, तो डायनामिक एरर की बात करें तो बेटा ये डायनामिक एरर का मतलब क्या है कि ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये लिख सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूसली वैरिंग, कॉन्टिन्यूसली वैरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है कॉन्टिन्यूसली वैरी कर रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर देखा जाए तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं वैरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वैरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में यार क्या कर रहा है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, इसलिए इस एरर को हम क्या बोलेंगे, इस एरर को हमेशा हम कहते हैं डायनामिक एरर। नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक है मतलब कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। डायनामिक है इसका मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो स्टैटिक और डायनामिक, हमें क्या डिस्कस करना है, स्टैटिक एरर मतलब वो एरर जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो, वो अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते हो। तो इस स्टैटिक एरर में आप देखेंगे कि दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, पहली जिसको हम बोलते हैं डिजायरेबल, और उसके साथ साथ अगर आप देखें दूसरी जिसको हम कहते हैं अनडिजायरेबल। तो यहां दो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। मतलब जो हम चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में, एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में ये होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं डिजायरेबल। और हम ये चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट की कमियां हैं, ये इसके एक्यूरेसी को घटा रही हैं, तो वो आपके क्या हैं, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा अगर देखें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं डिजायरेबल में, एक्यूरेसी हो सकता है, प्रिसीजन हो सकता है, रिजोल्यूशन हो सकता है। सेंस एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, लीनियरिटी, फिडेलिटी, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम वन बाय वन आगे की क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि यार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कि यार एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, सेंसिटिविटी क्या है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, ये इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए, और इनकी जो मैग्नीट्यूड है ये हाई होनी चाहिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट का हाई एक्यूरेसी होना चाहिए, हाई प्रिसीजन होना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए, हायर सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसकी लीनियरिटी होनी चाहिए ज्यादा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिजायरेबल हैं, वांछनीय हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेटा, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिजायरेबल नहीं है, अवांछनीय है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, वहां हिस्टेरेसिस हो सकता है, डेड टाइम, डेड जोन, ड्रिफ्ट और नॉन लीनियरिटी। ये सारे के सारे आप देखेंगे कि अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट में नहीं होने चाहिए। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में हमारा पहले ही जैसे हमने टारगेट में बता दिया कि बेटा हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, पहला एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर दूसरा गारंटीड एक्यूरेसी एरर भी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं हम सबसे पहले एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी क्या है। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक्यूरेसी क्या है, ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है या अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलेंगे आप? सर आपने ही तो बताया कि एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए यार, ज्यादा से ज्यादा, तो ये होनी चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यार डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक्यूरेसी क्या है, इट इज डिजायरेबल। रिजोल्यूशन क्या है, डिजायरेबल। सेंसिटिविटी डिजायरेबल। अगर मैं आपसे पूछूं लीनियरिटी डिजायरेबल, नॉन लीनियरिटी अनडिजायरेबल। इंस्ट्रूमेंट में डेड जोन आ रहा है, अनडिजायरेबल है, ड्रिफ्ट आ रहा है, अनडिजायरेबल है। सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी डिजायरेबल है, कौन सी अनडिजायरेबल है, और उसके साथ साथ आपको एक्यूरेसी आपको देखना है यहां पे। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है एक्यूरेसी? मैंने आपको बताया कि यार जितना आप मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के क्लोज लेते जाते हो, जितना आप उसको क्लोज ले जा सकते हो, वो क्लोजनेस ही क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी, क्योंकि वो एरर को उतना ही कम करता जाएगा और एक्यूरेसी को उतनी ही बढ़ाता जाएगा। तो अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी क्या है, इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। मेजर्ड वैल्यू जितना ट्रू वैल्यू के क्लोज आएगा, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा है। तो एक्यूरेसी क्या कह सकते हैं, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। तो हम ये कह सकते हैं एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्लोजनेस, इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल, टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। ट्रू वैल्यू वेरिएबल्स के ज्यादा जितना क्लोज रीडिंग आप लेके जा रहे हो, वही क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जितनी क्लोज रहेगी ट्रू वैल्यू के, वो क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी। जैसे यहां पे आप एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं इस स्लाइड में, यहां पे आप एक चीज देखिए कि आपका मेजर्ड वैल्यू कितना था, 990 आरपीएम, आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, 1000 आरपीएम। अगर हम बात करें कि हम 995 आरपीएम तक मेजर कर पा रहे हैं, तो 5 एम्पियर का ही तो एरर, 5 आरपीएम का ही तो एरर है।
999 आरपीएम मेजर कर लिए तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो रही है, 1000 के क्लोज आ रही है, और जैसे जैसे मेजर्ड वैल्यू 1000 के क्लोज जा रही है एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखना कि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। आप जितना ट्रू वैल्यू के क्लोज जा रहे हैं उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें कि कभी भी सिस्टम की एक्यूरेसी को आपको इंप्रूव करना है तो इंप्रूव करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कैलिब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलिब्रेशन इज बेसिकली अ मार्किंग। तो हम नॉर्मली मार्किंग करते हैं ताकि हम एक्यूरेसी को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी इज इंप्रूव्ड बाय कैलिब्रेशन। तो यहां पे ध्यान रखना है कि आगे हम कैलिब्रेशन वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट यहां पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक्यूरेसी कैन बी इंप्रूव्ड बाय कैलिब्रेशन। याद रखना है, मतलब अगर कभी भी आप देखें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कम है और उस इंस्ट्रूमेंट को हमें अगर एक्यूरेसी बढ़ाना है तो कैलिब्रेशन, एक सुटेबल कैलिब्रेशन करके हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, उसकी मार्किंग करके हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से, कैसे, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हमें अभी इतना सही समझना है कि एक्यूरेसी क्या है, इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। मतलब ट्रू वैल्यू के जितना आप क्लोज रहेंगे मेजर्ड वैल्यू को रखेंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हमेशा कैलिब्रेशन करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है क्या, GAE। तो बेटा गारंटीड एक्यूरेसी एरर, नॉर्मली जब आप एरर को इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी को इन टर्म्स ऑफ एरर लिखते हो तो इसी एरर को हम बोलते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी एक्यूरेसी को इन टर्म्स ऑफ एरर। क्या कहलाएगा ये, गारंटीड एक्यूरेसी एरर। और ये हमेशा देखा जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया जाता है, और ये हमेशा अगर देखें तो मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करेगा। मतलब कि अगर आप रिलेटिव स्टैटिक एरर की बात करें तो रिलेटिव स्टैटिक एरर वेरिएबल एरर थे। जैसे जैसे आप ट्रू वैल्यू को चेंज करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर भी चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव स्टैटिक एरर इज अ वेरिएबल एरर। लेकिन जब आप गारंटीड एक्यूरेसी एरर की बात करोगे तो यहां पर ये एक्यूरेसी को इन टर्म्स ऑफ एरर रिप्रेजेंट कर रहा, और ये हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कांस्टेंट होता है। तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट, इट इज डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, इट इज ऑलवेज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान में रखनी है कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होते हैं। जो भी एक्यूरेसी को अगर हम एरर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं या एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम गारंटीड एक्यूरेसी एरर कहते हैं। दूसरा, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड होता है। तीसरा, अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। और फाइनली अगर देखा जाए तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर इज अ कांस्टेंट एरर, और ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। तो क्या है, when, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, when accuracy is expressed in terms of error called as गारंटीड एक्यूरेसी एरर। ध्यान रखना है, जब भी एक्यूरेसी को हम इन टर्म्स ऑफ एरर लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा गारंटीड एक्यूरेसी एरर कहलाएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, किसके द्वारा डिसाइड होता है, मैन्युफैक्चरर। हमेशा किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, फुल स्केल। तो इट इज ऑलवेज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर देखें, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है बेटा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो इट इज डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर।
किसके द्वारा डिसाइड होगा? ये हमेशा मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड होगा। मतलब इसको हम यूजर डिसाइड नहीं करेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि कितनी एक्यूरेसी होगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। अगर हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू मेजर करें तो यार इतना एक्यूरेसी तो फिक्स है, इतनी एरर तो फिक्स है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि यहां पर ये हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। याद रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव किया जाना चाहिए? कैलिब्रेशन से। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? यहां पर बेटा कैलिब्रेशन का मतलब होता है मार्किंग से। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? मार्किंग से मतलब है। तो ये हम चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंप्रूव हो रहा है। गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या है कि अगर एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एरर क्या कहलाएगा? गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया जाएगा। इट इज डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर और ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहां पर आते हैं बेटा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम गारंटीड एक्यूरेसी एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक 0 to 200 वोल्ट मीटर हैज, मतलब यहां पर देखिए कि ये क्या है? इसका रेंज है। रेंज क्या है? 0 से 200 वोल्ट का। तो जल्दी से बताइए इसका स्पैन कितना होगा? यार मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो ना। कितना? 200 माइनस 0 कितना आया? 200। तो 200 इसका क्या है? 200 इसका स्पैन कहलाएगा। वोल्ट मीटर हैज, यहां पे साफ दिया हुआ है गारंटीड एक्यूरेसी एरर ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। याद रखना है कि अगर डायरेक्ट लिखा होता 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब भी वो गारंटीड एक्यूरेसी एरर की ही बात करे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल कोई भी एरर दिया होगा तो आप उसको मान सकते हैं कि वो कौन सा एरर है? गारंटीड एक्यूरेसी एरर ही है। तो यहां पर मेंशन किया हुआ है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में कितना है? 1% का एरर है। तो आप बताइए इसका मतलब कि अगर मैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर निकालूं तो बेटा गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितना है? 1%। किसका? फुल स्केल का। तो यहां पे लिख सकते हैं 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वो 1% है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है यार? 200। इसका 1% कितना? 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट का। मतलब यहां पर जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमारा आया है वो गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितना आ रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है। मींस ये बता रहा है कि आप कोई भी रीडिंग लो हमेशा 2 वोल्ट का ही एरर होगा, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें कि अब 0 से 200 वोल्ट के बीच में आप 50 वोल्ट मेजर करोगे तब भी 2 वोल्ट का एरर आएगा, 100 वोल्ट मेजर करोगे तब भी 2 वोल्ट का एरर आएगा, 20 वोल्ट मेजर करोगे तब भी 2 वोल्ट का एरर आएगा। मतलब कि आप इंस्ट्रूमेंट में आप कोई भी रीडिंग लो, कोई भी मेजर्ड वैल्यू आप लो, हमेशा एरर इसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कितना? 2 वोल्ट रहेगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्टैटिक एरर या लिमिटिंग एरर क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है द वोल्टेज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 50 वोल्ट। अगर ये इंस्ट्रूमेंट कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है यार? ये इंस्ट्रूमेंट अब मेजर कर रहा है 50 वोल्ट। तो कह रहा है कि कितना लिमिटिंग एरर होगा? तो मैंने ये आपको बता दिया यार कि अगर ये 50 वोल्ट मेजर करेगा तब भी इसमें एरर कितना आएगा? 2 वोल्ट का। भाई अगर ये 50 वोल्ट को मेजर कर रहा है तब भी इसमें एरर कितना आएगा? प्लस माइनस 2 वोल्ट का एरर आएगा। और अगर 50 वोल्ट इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू, उस पे एरर कितना आया? 2 वोल्ट का। तो कितना हो जाएगा यहां पे? परसेंटेज लिमिटिंग एरर बराबर कितना? 2 वोल्ट का एरर आ रहा विथ रेस्पेक्ट टू 50 वोल्ट इंटू कितना कर देंगे? 100। बताइए कितना हो जाएगा? इंटू कितना कर देंगे यार? इंटू 100। बताइए कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, मतलब यहां पे 4% का। कितने परसेंट का लिमिटिंग एरर आ रहा है? लिमिटिंग एरर 4% का आ रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा ये दिया रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल ये आपका एरर है। मतलब ये बता रहा है कि फुल स्केल के रेस्पेक्ट में 1% एरर है।
और अगर फुल स्केल के रेस्पेक्ट में 1% एरर है तो इसका गारंटीड एक्यूरेसी एरर आपको निकाल लेना होगा। गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितना आया, 2 वोल्ट। और बेटा ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आप कोई भी रीडिंग लो, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, हमेशा ये क्या आएगा, 2 वोल्ट का ही एरर आएगा। और अगर 2 वोल्ट का एरर आ रहा है तो 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वहां पे 50 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अगर यहीं पे 100 होता तो कितना, अब भी 2 वोल्ट, 2/100 गुणे 100, 2% आ जाता। यहीं पे अगर आपका 150 होता तो कितना, 2/150 गुणे 100 कर देते। तो आप आसानी से इसका लिमिटिंग एरर कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिमिटिंग एरर वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल एरर होते हैं, लेकिन गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा फिक्स या कांस्टेंट होता है। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम डीपीपी वगैरह भी लेके आएंगे। हम जब भी डेली प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे तो एक सुटेबल टॉपिक जब हमारा हो जाएगा तो उस टॉपिक के रेस्पेक्ट में हम डीपीपी भी सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम डीपीपी भी उसके साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। डीपीपी की रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपके पास रहेंगी। आप पहले उस डीपीपी का सॉल्यूशन अपने से करोगे, टेस्ट अपने से दोगे, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग देख के जहां भी दिक्कतें आती हैं उस दिक्कत को आप कंपनसेट करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है यार। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी लास्ट क्वेश्चन पे हम बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का टाइम भी अब थोड़ा सा ही बचा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इससे हम बहुत सारा डिस्कशन भी करने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a 0 to 100 वोल्ट वोल्ट मीटर हैज गारंटीड एक्यूरेसी एरर ऑफ 1%। मतलब एक 0 to 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, तो ये 100 वोल्ट इसका क्या है यार, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसमें गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितना है, 1%। तो बताइए वैल्यू में कितना हो जाएगा, गारंटीड एक्यूरेसी एरर निकालना है, कितना है, 100 का 1% है ना यार, तो कितना हो जाएगा ये 100 का 1%। तो 1% किसका, 1% किसका, 100 का, तो 100 गुणे 1/100 मतलब कितना आ जाएगा, ±1 वोल्ट आ गया। मतलब 1 वोल्ट का यहां पे क्या है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लिमिटिंग एरर टू मेजर 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 80 वोल्ट, 90 वोल्ट। मतलब 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 80 वोल्ट, 90 वोल्ट मेजर करने के लिए आपको एरर बताना है। तो एक चीज आप देखिए यहां पर, अगर हम 20 वोल्ट मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, 20 वोल्ट, तो बताइए एरर कितना आएगा, एरर अब भी 20 ±1 वोल्ट का ही आएगा यार। एरर कितना आएगा, 20 ±1 वोल्ट, बिकॉज गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बताइए परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा, 20, यहां पे एक्चुअल वैल्यू है और एरर कितना आएगा, 1/20 इंटू 100। बताइए यहां पे एरर, या आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां पे मैं ये नॉमिनल वैल्यू लिख रहा हूं 20 ± परसेंटेज फॉर्म में अगर एरर लिखूं तो कितना आ जाएगा सर, 1/20 इंटू 100 मीन्स ये कितना आ जाएगा, 5%। तो यहां पे डायरेक्ट एरर निकाल लेते हैं। तो बताइए यहां पर परसेंटेज लिमिटिंग एरर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो बताइए परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना, 1/20 इंटू 100 कितना आ गया, ये ±5% का परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ गया। मतलब जब आप 20 वोल्ट मेजर करोगे तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर तो 1 वोल्ट का ही आएगा, बट परसेंटेज लिमिटिंग एरर ±5% का है। चलिए दूसरा देखते हैं 50 वोल्ट पे। 50 वोल्ट पे बेटा यहां पे देखा जाएगा तो एरर कितना आएगा सर, वही आएगा ना, 50 वोल्ट पे भी ±1 वोल्ट का ही एरर आएगा। और अगर 50 वोल्ट पे भी 1 वोल्ट का एरर आ रहा है, 50 वोल्ट पे कितना, ±1 वोल्ट का ही एरर आ रहा है, तो बताइए यहां पे परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना, 1/50 इंटू 100 कितना आ गया, ±2%। 2% का एरर आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए 80 वोल्ट पे, बताइए अब आपको बताना है यार 80 वोल्ट पे कितना, सर 80 तो है ही है, ±, इस पे भी 1 वोल्ट का एरर आएगा। इसका मतलब कितना, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 कितना आ जाएगा, ये 10/8। 10/8 का मतलब कितना, 1.25। तो 1.25% का एरर आ गया। लास्ट अगर देखें 90 वोल्ट अगर हम मेजर करें, तो बेटा यहां जब 90 वोल्ट आप मेजर कर रहे हो तो यहां एरर अब भी कितना आएगा, ±1 वोल्ट का। तो बताइए यहां परसेंटेज एरर कितना होगा, 1/90 इंटू 100 मतलब कितना, 10/9। 10/9 का मतलब 1.11%। तो एक चीज आप यहां पे देखो यार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको समझनी होगी कि आप क्या कर रहे हो कि रीडिंग चेंज कर रहे हो। जैसे जैसे रीडिंग चेंज हो रही है,
क्या गारंटीड एक्यूरेसी एरर में कोई चेंज नहीं सर। तो इसका मतलब कि ये जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है ये क्या है, कांस्टेंट है। याद रखना गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमने बताया था किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये कौन देगा, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लिमिटिंग एरर की, तो जैसे जैसे आपकी रीडिंग चेंज हो रही है, जैसे जैसे आपके वैल्यूज रीडिंग की चेंज हो रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हो यहां पे लिमिटिंग एरर भी चेंज हो रहा है। पहले कितना 5%, 2%, 1.25%, 1.11%, मतलब ये आपके लिमिटिंग एरर भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस एरर को हम बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल एरर। कौन से एरर हैं, वेरिएबल एरर। तो हमेशा लिमिटिंग एरर क्या होते हैं, वेरिएबल एरर होते हैं। ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू दिए जाते हैं। अगर आपके सिस्टम की ट्रू वैल्यू चेंज होती जाती है तो इनके परसेंटेज लिमिटिंग एरर भी चेंज होंगे। लेकिन एक चीज इससे निकल के क्या आती है ये समझना है भाई। इससे निकल के एक चीज ये आती है, ध्यान देना, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं बात करूं, अगर आपके यहां पे देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ये आपका एक स्केल है, बेटा ध्यान से समझना यार। यहां पर हमने बोला कि यहां पर आपका एक स्केल है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का स्केल है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 0 से, यहां पे देखिए क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या है, 0 to 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर था। तो 0 to 100 वोल्ट का मतलब इनिशियल वैल्यू अगर देखा जाए तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। फाइनल वैल्यू अगर देखें तो फाइनल वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। यहां पर अगर देखें तो यही आपका क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज फाइनल वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू या 0। अब अगर इसमें एक चीज देखी जाए कि हाफ स्केल की बात करें या मार्किंग कर लेते हैं, यहां पे मार्किंग हम कैसे करेंगे, जो जो रीडिंग है यहां पे देखिए, जो जो रीडिंग है उस रीडिंग की हम मार्किंग कर लेते हैं। 20 है, 50 है, 80 है और 90 वोल्ट है। तो यहां पे इसको 10-10 में डिवाइड कर दें। यहां पे देखिए ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका 20, ये 30, ये 40, ये एग्जैक्ट हाफ ऑफ स्केल 50 वोल्ट, 60, 70, 80, 90 और ये क्या है, 100। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर 20 वोल्ट ये है, ये 30, 40, 50 ये आपका 50 वोल्ट है। यहाँ पे 60, 70, 80 ये हमने ले लिया 80 वोल्ट, और यहां ले लिया हमने 90 वोल्ट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। अब एक चीज आप देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हमारा पॉइंटर, हमने ये बोला कि अगर हमारा पॉइंटर कहां पे है, 20 वोल्ट पे है। अगर हमने बोला कि हमारा पॉइंटर कहां पर है, पॉइंटर हमारा 20 वोल्ट पे है। यहां पे देखिए ये पॉइंटर है, किस पे है, 20 वोल्ट पे। तो पॉइंटर जब भी आपका 20 वोल्ट पे होगा, अगर आपका पॉइंटर 20 वोल्ट पे है तो इस 20 वोल्ट पे आप देखेंगे कि यहां पर लिमिटिंग एरर कितना है, लिमिटिंग एरर 5% का था। कितना लिमिटिंग एरर था यार, 20 वोल्ट पे। 20 वोल्ट पे देखा जाए तो इस 20 वोल्ट पे लिमिटिंग एरर अगर देखें तो ±5% का था लिमिटिंग एरर। जैसे जैसे अब हम पॉइंटर को क्या करा रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की तरफ मूव करा रहे हैं। अब हमारा पॉइंटर कहां पे चला गया, हाफ ऑफ स्केल पे। जैसे ही पॉइंटर हाफ ऑफ स्केल पे चला गया, देन उस टाइम पे आपका लिमिटिंग एरर कितना था, यहां पे देखो पॉइंटर अगर हाफ स्केल पे मतलब 50 वोल्ट पे चला गया तो लिमिटिंग एरर 2% का हो गया। कितना लिमिटिंग एरर, यहां पर अगर देखें तो यहां लिमिटिंग एरर कितना है, ये मेंशन कर देते हैं, यहां पर लिमिटिंग एरर कितना हो गया, 2% का हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हो कि एरर क्या है, एरर जैसे जैसे हम फुल स्केल की तरफ बढ़ रहे हैं एरर हमारा घटता जा रहा है। लिमिटिंग एरर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। मींस यहां पे लिमिटिंग एरर क्या हो गया, कम हो गया। चलिए आते हैं 80 पे। अगर हम बात करें कि जैसे ही हमारा पॉइंटर 80 वोल्ट पर पहुंचा, 80 वोल्ट को मेजर अगर कर रहा है, देन उस समय हमारा एरर कितना है, देखिए यहां पर 80 वोल्ट पे बेटा आप देख सकते हो कि 80 वोल्ट पर एरर कितना है, 1.25% का। इसका मतलब कि 80 वोल्ट पे अगर लिमिटिंग एरर हम यहां पर कैलकुलेट करें तो लिमिटिंग एरर हमारा आया है 1.25%। अगर लास्ट हम देखें कि 90 वोल्ट पर हम कहां जा रहे हैं, 90 वोल्ट पे अगर जाएं तो 90 वोल्ट पर हमारा जो एरर आ रहा है वो एरर कितना है,
90 वोल्ट पर अगर देखा जाए तो एरर यहां पर लिमिटिंग एरर अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.11% आ रहा है। मतलब एक चीज आप ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे आप क्या मूव कर रहे हो फुल स्केल की तरफ, जैसे जैसे हम फुल स्केल की तरफ मूव कर रहे हैं हमारा लिमिटिंग एरर घटता जा रहा है। मींस एज वी मूव क्लोजर टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन की तरफ मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा परसेंटेज लिमिटिंग एरर कम होता जा रहा है। और अगर परसेंटेज लिमिटिंग एरर बेटा कम होगा तो बताइए एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आप देखो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास एक ही वोल्ट मीटर है, आप उस वोल्ट मीटर से जब 50 वोल्ट की रीडिंग कर रहे हो तो एरर जो है वो 2% का है, और उसी वोल्ट मीटर से जब आप 90 वोल्ट मेजर कर रहे हो तो एरर कितना है, 1.11% का है। तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग वो किस में शो कर रहा है, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग वो 90 वोल्ट पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि वो जो रीडिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास होगी उसमें हमेशा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा। तो जैसे जैसे हमेशा यह ध्यान रखना है कि इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू टेक द मेजरमेंट ऑलवेज क्लोज टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब हमेशा मेजरमेंट आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास करोगे ताकि आपके लिमिटिंग एरर कम हो और एक्यूरेसी हमेशा क्या हो, ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आप देखोगे तो एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 1% की। मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे मैक्सिमम एक्यूरेसी आपको मिलती है क्योंकि वहां पर एरर कितना है, 1% का। और जैसे जैसे आप फुल स्केल से इनिशियल वैल्यू पे जाते हो वैसे वैसे आपका एरर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी स्केल में बेटा आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट हाफ में आप हमेशा देखेंगे कि लिमिटिंग एरर ज्यादा होगा और एक्यूरेसी हमेशा क्या होगी, एक्यूरेसी हमेशा कम होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके सेकेंड हाफ के स्केल की तो सेकेंड हाफ के स्केल में लिमिटिंग एरर हमेशा कम हो जाएगा और एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमेशा मेजरमेंट जब भी हम करें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सेकेंड हाफ ऑफ द स्केल में करें या नियरर टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करें। आप नियरर टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर जाओगे, जैसे जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास होगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी किस पे मैक्सिमम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। एंड एज वी मूव to initial scale, as we move closer to initial scale, लिमिटिंग एरर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होता जाएगा और फाइनली आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, कम होती जाएगी। ध्यान रखना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा डिजायरेबल है कि आप जो भी मेजरमेंट करें क्लोज टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करें, क्योंकि जैसे जैसे आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास होगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लिमिटिंग एरर घटता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इनिशियल की तरफ जाओगे आपका लिमिटिंग एरर बढ़ेगा और एक्यूरेसी घट जाएगी। तो मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बेटा आपके पास एक 0 to 10 एम्पियर का मीटर है और एक 0 to 20 एम्पियर का मीटर है और आपको 8 एम्पियर मेजर करना है, तो आप बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप ज्यादा प्रेफर करोगे। तो हम 0 to 10 एम्पियर का स्केल जो है स्केल का मीटर ज्यादा प्रेफर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि सर उसका जो 8 एम्पियर है वो उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन के काफी पास है, उसमें हमेशा एरर कम आएगा, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उस 8 एम्पियर के मेजरमेंट के लिए, न कि 0 to 20 एम्पियर में। इज दैट क्लियर। तो हमेशा ये डिजायरेबल है कि आप हमेशा क्या करें, हमेशा आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास ही मेजरमेंट करें या सेकेंड हाफ ऑफ द स्केल में मेजरमेंट करें। इससे एडवांटेज क्या मिलता है, इससे ये एडवांटेज मिलता है कि हमेशा लिमिटिंग एरर आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास रहेंगे तो कम रहेगा, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। जब आप नियरर टू इनिशियल स्केल जाएंगे तो उस समय लिमिटिंग एरर बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी आपकी घट जाती है।
तो आई थिंक ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आइंदा से कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि यार अगर 8 एम्पियर का करंट मेजर करना है और हमारे पास 0 से 10 एम्पियर का मीटर है और 0 से 20 एम्पियर का, तो कौन सा प्रेफर करने वाले हैं आप? 0 से 10 एम्पियर का अमीटर आप प्रेफर करेंगे। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और इसी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा ले लेंगे और फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में एक नए जोश और नए उमंग के साथ मिल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से, आई थिंक ऐसा नहीं कि बोर हो जाएं आप, अच्छे से इस चीज़ को पढ़ना। यार टेक्निकल में चीज़ें हैं थोड़ा सा बोर होने वाली, लेकिन आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप पढ़ोगे तो आप यूज टू हो जाओगे और फिर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए बेटा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एसर्शन दिया हुआ है। एसर्शन का मतलब है कथन। नॉर्मली आज का ट्रेंड हो गया कि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। एसर्शन आपको दिया गया है, कथन दिया है, उस कथन का रीजन भी मेंशन है, उसका कारण भी मेंशन है। आपको बताना है कि एसर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, और फिर उसके बाद यह भी बताना है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो चलिए यहां पर अगर देखें तो एसर्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू टेक द रीडिंग ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वेरी क्लोज टू द फुल स्केल रीडिंग। हाँ सर, ये हमेशा डिजायरेबल होता है कि जब भी हम किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते हैं तो वो हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के काफी पास लेते हैं, नजदीक लेते हैं, समीप लेते हैं। ये हमेशा डिजायरेबल होता है। तो एसर्शन क्या है? एसर्शन आपका करेक्ट है। रीजन देखते हैं। एसर्शन ट्रू है। रीजन क्या है? रीजन ये कह रहा है कि एक्यूरेसी ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाँ सर, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर मैक्सिमम। देख लीजिए, एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ये कह रहा है कि एंड द एरर इंक्रीज्ड, मतलब लिमिटिंग एरर क्या होता है? बढ़ता जाता है जैसे जैसे रीडिंग कम्स क्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द स्केल। मतलब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, इनिशियल स्केल पे जाते हो, आपका लिमिटिंग एरर बढ़ता जाता है। एकदम करेक्ट है यार कि एक्यूरेसी फुल स्केल रिफ्लेक्शन पे मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे आप इनिशियल स्केल या बिगिनिंग ऑफ द स्केल या उस स्केल के इनिशियल वैल्यू पे जाते हो, शुरुआत में जाते हो, तो आपकी लिमिटिंग एरर बढ़ती जाती है, एक्यूरेसी घटती जाती है। तो एकदम दोनों करेक्ट हैं। एसर्शन भी करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन जो रीजन दिया है वो भी करेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं बोथ, यहां पर क्या है आंसर दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों ए और आर सही हैं एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है बेटा, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना है, नोट एक बना लेंगे कि इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू टेक द रीडिंग ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लोज टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के क्लोज लेना है। रीजन इसका क्या है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है और जैसे जैसे आप इनिशियल या बिगिनिंग ऑफ द स्केल आते हो, एक्यूरेसी आपकी घटती जाती है लिमिटिंग एरर बढ़ने के कारण। तो चलिए आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में आज की समरी अगर देखें तो समरी में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया बेटा, पहला एब्सोल्यूट एरर या स्टैटिक एरर कितना होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। फिर हमने डिस्कस किया सेकंड, स्टैटिक करेक्शन डेल्टा सी बराबर कितना होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या माइनस ऑफ डेल्टा एब्सोल्यूट एरर। तीसरा हमने डिस्कस किया परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये आपका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने बताया इंस्ट्रूमेंट की स्पैन क्या होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्पैन क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर हम बात करें कि उसका रेंज क्या होता है, जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो हमेशा रेंज होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? हमने आपको बताया
कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंट की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्यूरेसी उसकी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिजोल्यूशन डिजायरेबल है, सेंसिटिविटी डिजायरेबल है, उसके साथ साथ अगर देखें तो उसका रिजोल्यूशन और प्रिसीजन, सेंसिटिविटी उसके साथ साथ अगर देखें प्रिसीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, हिस्टेरेसिस है, ड्रिफ्ट है, डेड जोन है, डेड टाइम है, ये सारे के सारे क्या हैं, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर एक्यूरेसी के बारे में हमने डिस्कस किया कि बेटा एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल, to the true value, closeness to the true वैल्यू, मतलब जितना आप क्लोज रहेंगे ट्रू वैल्यू के उतना ज्यादा सिस्टम क्या होगा, एक्यूरेट होता है। जब भी हम बात करेंगे कि एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए, फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होना चाहिए, यहां पर एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका गारंटीड एक्यूरेसी एरर कम होना चाहिए, लिमिटिंग एरर कम होना चाहिए, और फाइनली उसकी एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है। गारंटीड एक्यूरेसी एरर कौन डिसाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। इट इज ऑलवेज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और अगर बात हम करें कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर में ये मैक्सिमम होगा एट फुल स्केल, और जैसे जैसे हम बिगिनिंग ऑफ द स्केल आते जाएंगे ये एरर हमेशा आपका बढ़ता जाता है, एक्यूरेसी घटती जाती है। इसलिए हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास ही रीडिंग या मेजरमेंट करना चाहिए। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ये सारी चीजें आज के लिए रहेंगी। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं एक नई जोश और नई उमंग के साथ। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यार थोड़ा मेहनत करना होगा यार, वो कहते हैं ना शिक्षा की जड़ें हमेशा कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट इट फ्रूट्स आर स्वीट। हमेशा इसका फल आपको मीठा ही मिलेगा। आज दिक्कतें हैं, आज आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी, अपना चैन खोना पड़ेगा, तो यार ये सारी की सारी चीजें आपको कष्ट देने वाली हैं। बट हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कष्ट सह लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है आगे जाएंगे। और अगर सोना बनना है तो आपको तपना तो पड़ेगा ही। रास्ते में धूप होगी, चलना पड़ेगा, रास्ते में कांटे होंगे, सर चलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली क्लास में। Thank you so much to all of you.